गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स। स्टूडेंट आज हम कंसिस्टेंसी पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दो वर्ड है स्टूडेंट, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम को हम निरंतर प्रणाली बोलते हैं हिंदी में। इनकंसिस्टेंट सिस्टम को हम असंगत प्रणाली बोलते हैं। मैं नोट में लिखवाया भी था स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट सिस्टम निरंतर प्रणाली, इनकंसिस्टेंट सिस्टम असंगत प्रणाली। तो इस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब प्रॉब्लम। स्टूडेंट प्रॉब्लम यह है, सिद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है। एक रेखीय निकाय दिया गया है, आपको सिद्ध करना है कि रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है। ये सिद्ध करना है और ये भी सिद्ध करना है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। अनंत हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब अनेक हल प्राप्त होंगे, ये भी सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट मैं नोट में दिया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम अगर रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है तो सॉल्यूशन देगा। क्या क्या सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम का है तो सॉल्यूशन नहीं देगा। हम सब लिखवाए थे केस, वो आपको याद करने होंगे। हालांकि प्रॉब्लम बताने से पहले स्टूडेंट मैं हाईलाइट कर दूंगा, लेकिन आपको केस तो याद करने होंगे। जब केस याद कर लेंगे स्टूडेंट तब प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट देखिए, इस रेखीय निकाय में कितने चर हैं? इस रेखीय निकाय में 3 चर हैं, x, y एंड z। तो अगर इस पर हम क्रैमर नियम लगाएं तो इस पर क्रैमर नियम क्या बनेगा? x इज इक्वल टू d1 अपॉन d, y इज इक्वल टू d2 अपॉन d, z इज इक्वल टू d3 अपॉन d, वेयर d नॉन जीरो। ये बनेगा क्रैमर नियम। स्टूडेंट जब आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए कि एक रेखीय निकाय है, ये एक रेखीय निकाय है और सिद्ध कीजिए कि यह रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है, तो ऐसे में हम डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है? d पहला डिटर्मिनेंट्स, d1 दूसरा डिटर्मिनेंट्स, d2 तीसरा डिटर्मिनेंट, d3 चौथा डिटर्मिनेंट्स। मैं लिख दे रहा हूं d1 d2 d3 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? अगर d 0 हो गया और d1 d2 d3 ये भी 0 हो गया, अगर ये केस मिल जाता है स्टूडेंट, d इक्वल 0 और d1 इक्वल d2 इक्वल d3 इक्वल 0, ये केस मिल जाता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ऐसे दशा में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। मैं लिखवाया था। तो आपको ये रिजल्ट याद करने होंगे स्टूडेंट। जब रिजल्ट याद होगा तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट जब भी आपके परीक्षा में इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं, आपको एक रेखीय निकाय दे दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है, तो ऐसे में हम तुरंत d1 d2 d3 कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब
इनके डिटर्मिनेंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे तो हम देखेंगे क्या यही केस बन रहा है क्या। अगर ये केस बन जा रहा है स्टूडेंट तो हम तुरंत बोल देंगे कि रेखीय निकाय कंसिस्टेंट सिस्टम का है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रख रहा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं। इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं नोट में लिखवाया था स्टूडेंट, सारे रिजल्ट आप याद कर लीजिए, तभी उस पर आधारित प्रॉब्लम कर पाएंगे। ये रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, तब आप कर लेंगे। तो निरंतर प्रणाली में पूछ रहा है तो इसके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, रेखीय निकाय को सामान्य रेखीय निकाय से तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 के मान फाइंड आउट हो जाएंगे। जब मान फाइंड आउट हो जाएंगे तो d1 d2 d3 कैलकुलेट करेंगे। अगर सबका मान 0 आ जा रहा है तो बोल देंगे कि ये निरंतर प्रणाली का है, अनंत सॉल्यूशन रख रहा है। यही इस प्रॉब्लम में करने होते हैं। तो चलिए कैलकुलेट किया जाए स्टूडेंट्स। दिया है सॉल्यूशन, दिया है रेखीय निकाय, रेखीय निकाय दिया है रेखीय निकाय x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हम जानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। समीकरण एक को समीकरण सेकंड से तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से तुलना करने पर स्टूडेंट तुलना कर दीजिए तो a1 इक्वल 1, a2 इक्वल 1, a3 इक्वल 1। इनके गुणांक को हम कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट। b1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2, b3 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू 3, c1 1, c2 3, c3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5, d1 इज इक्वल टू 1, d2 इज इक्वल टू 4, d3 इज इक्वल टू 7। देखिए स्टूडेंट सारे मान निकल गए हैं। अब इन मान को हम d के डिटर्मिनेंट्स में रखेंगे, d कैलकुलेट हो जाएगा। d1 के डिटर्मिनेंट्स में रखेंगे तो d1 कैलकुलेट हो जाएगा। d2 के डिटर्मिनेंट्स में रखेंगे तो d2 कैलकुलेट हो जाएगा। d3 के डिटर्मिनेंट्स में रखेंगे तो d3 कैलकुलेट होगा। डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणिक होता है स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा बस। तो चलिए मान रखा जाए d। आपको क्रैमर नियम याद है ना स्टूडेंट? अगर मान नहीं डायरेक्ट रख पा रहे हैं तो यहां से क्रैमर नियम आप लिख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3।
क्रैमर नियम याद होगा ना, वहां कैसे डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, देखिए वहां पर ये जब याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। A1 A2 A3 मान रखिए 1 1 1, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 1 2 3 1 2 3, C1 C2 C3 1 3 5 1 3 5। स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट को चलिए कैलकुलेट किया जाए। R1 के करिस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए 1, रो कॉलम इग्नोर 10 माइनस 9 हो गया, -1, रो कॉलम इग्नोर 5 माइनस 3 हो गया, +1, रो कॉलम इग्नोर 3 माइनस 2 हो गया। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, 1 माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया, 2 माइनस 2 0। स्टूडेंट देखिए D0 आ गया ना स्टूडेंट, D0 आ गया। ऐसे ही D1 कैलकुलेट करिए स्टूडेंट। D1 कैसे कैलकुलेट होगा, D1 का पहला कॉलम क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, 147 हो जाएगा, 147, 1 2 3 1 3 5। स्टूडेंट अब इसको भी चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए, तो 1 10 माइनस 9 हो गया, -1 रो कॉलम छोड़िए, 5 चौक की 20, 20 माइनस 21 हो गया, +1 रो कॉलम छोड़िए, 12 माइनस 14 हो गया। देखिए ये आपका बचा 1, ये -1 यानी +1 हो गया, और ये +1 इंटू -2 हो गया, 2 माइनस 2 हो गया। देखिए स्टूडेंट 0 आ रहा है ना समझ में स्टूडेंट। बस सिंपल हम सॉल्व कर दे रहे हैं देखिए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज हम इग्नोर कर रहे हैं। देखिए आपके सामने सॉल्व किए हैं, D1 कैलकुलेट करने पर देखिए 0 आ गया ना। ऐसे D2 कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। अब D2 कैलकुलेट कर लीजिए, D2 कैलकुलेट करिए। तो स्टूडेंट ये 1 1 1 रहेगा, और D1 D2 D3 क्या निकाले थे, 1 4 7 होगा, 1 4 7 1 3 5 1 3 5 होगा, ठीक है ना। जो ये कांस्टेंट टर्म है वो सेकेंड कॉलम में चला जाता है, तो D2 कैलकुलेट हो जाता है। कैलकुलेट करिए इसको, 1 रो कॉलम इग्नोर 20 माइनस 21, -1 रो कॉलम इग्नोर 5 माइनस 3, +1 रो कॉलम इग्नोर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4। सॉल्व करिए इसको, ये आपका आ गया -1, और ये आपका आ गया -2 और +3 हो गया, -3 + 3 इट बिकम्स 0। देखिए स्टूडेंट आपके सामने D2 भी हम कैलकुलेट किए, वो 0 ही आया। ऐसे ही स्टूडेंट D3 हम कैलकुलेट कर लेंगे, D3 हम कैलकुलेट कर लेंगे। D3 तो ये कांस्टेंट टर्म थर्ड कॉलम में चला जाएगा, 1 4 7, फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकेंड कॉलम क्या बना था, 1 2 3 बना था, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना स्टूडेंट। हमसे इरेज हो गया था, तो मैं नोट में सॉल्व किया हूं, तो वहां से जो D की वैल्यू है, D की वैल्यू आपका यही था, ये 1 1 1 1 2 3 और 1 1 1 1 2 3 1 3 5 1 3 5 यही था। तो जब हम D3 बनाएंगे तो कांस्टेंट टर्म जो है थर्ड कॉलम में चला जाता है, कांस्टेंट टर्म, तो थर्ड कॉलम में कांस्टेंट टर्म कर दिए हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम है वो यही फर्स्ट सेकंड कॉलम है, तो D3 बन गया। अब यहां इसको सॉल्व कीजिए, 1 तो रो कॉलम छोड़ेंगे तो
40 माइनस 12 हो गया, -1। रो कॉलम इग्नोर, 7 माइनस 4 हो गया, +1। रो कॉलम इग्नोर, 3 माइनस 2 हो गया। इसी को सॉल्व करें स्टूडेंट, तो 2 माइनस 3 प्लस 1, इट बिकम 3 माइनस 3, देखिए 0 आ गया। आप क्या स्टूडेंट देख रहे हैं, यहां पर d इज इक्वल टू 0 और d1 इज इक्वल टू, d2 इज इक्वल टू, d3, देखिए सभी का मान 0 आ गया। d1 का भी मान 0 है, d2 का भी मान 0 है, d3 का भी मान 0 है, तो उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यही तो केस होता है, किसका केस होता है, निरंतर प्रणाली का। निरंतर प्रणाली का ये केस है। अगर ये केस बन रहा है तो रेखीय निकाय अनंत सॉल्यूशन देगा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, मतलब रेखीय निकाय के अनेकों हल प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो लिख दीजिए, यह इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है, निरंतर प्रणाली में है तथा इसके अनंत हल प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, जब आपको केस याद होगा, जो मैं नोट में भेजा था, जब केस याद होगा तभी आप तर्क कर पाएंगे, और जब केस नहीं याद होगा, दिमाग में नहीं बैठेगा, तो आप तर्क नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम होते हैं स्टूडेंट। तो इसी वजह से मैं बार बार जोर दे रहा हूं, एक लेक्चर मैं खुद जो मैं नोट में दिया था, उस पर एक लेक्चर दिया, 20 मिनट का लेक्चर दिया कि आप उसको कैसे याद रखेंगे, और इससे संबंधित प्रॉब्लम हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तो आज देखिए अगले वीडियो लेक्चर में बताए हैं, तो आप उसको याद रखें, जो मैं केसेज लिखवाया था उसको आप याद रखेंगे, तभी उस पर आधारित प्रॉब्लम कर पाएंगे। देखिए ऑटोमेटिक केस बना नहीं बना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बना। ये क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट, ये यही इंडिकेट करता है कि रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है और उसके अनेकों हल प्राप्त होंगे, मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका प्रॉब्लम। रेखीय निकाय जब दो चर वाला हो, रेखीय निकाय दो चर वाला हो, तो उसका कैसे देखेंगे, निरंतर प्रणाली में है कि नहीं। तो इसका एक और प्रॉब्लम है, आज हम 2 पेज का नोट भेजे थे स्टूडेंट। तो 2 पेज के नोट में ये पहले पेज का ये सलूशन है, और जो दूसरा पेज है स्टूडेंट, उसको आपको स्वयं करने हैं। मतलब रेखीय निकाय, दो चर वाला रेखीय निकाय पर जो प्रॉब्लम है उसको आपको करने हैं। कहीं दिक्कत हो तो फोन करके हमसे पूछेंगे, मैं समझा दूंगा। जैसे 3 चर वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मैं सॉल्व करा दिया, 2 चर वाला आसान है, उसमें 3 तरह का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, D1 D2। अगर D 0 है, D1 D2 भी 0 है, निरंतर प्रणाली में हो जाएगा, अनेकों हल प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में
कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट। ओके।